बीएसपी को इस बार हमने सपोर्ट देना चाहिए। तो आपने अगर देखा होगा कि सबसे अधिक वोट अगर बीएसपी को किसका मिला होगा, तो ओबीसी का मिला था। शेड्यूल कास्ट का सबसे अधिक वोट ओबीसी का था, और ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मिला के ये सरकार बनी थी, ना कि ब्राह्मणों को वजह से सरकार बनी थी। सर अभी आपने कहा कि जैसे कि ये कहा गया कि ब्राह्मणों की वजह से बसपा की सरकार बनी है, तो 2022 में एक नारा दिया गया था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और पर जब कांसीराम साहब और मुलायम सिंह यादव जी का गठबंधन हुआ था तो कहा गया था कि मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये वाले मतलब अपने बाबा साहब की बात करते हैं तो उनके जो वोटर हैं वो खिसकते नहीं हैं, पर जब बहन जी या कोई बहुजन नेता भगवान की या किसी भी धार्मिक की बात करने जाए तो अपना वोट क्यों खिसक जाता है, उन्हें क्यों लगता है कि विचारधारा से समझौता हो गया, इसमें बात थोड़ा। जय भीम, नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज हम आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के ऑफिस पर हैं और हमारे साथ खास सर जो कि आप जानते ही होंगे और कोई परिचय के मोहताज नहीं है, अमन कामले सर जी मौजूद हैं। इनसे हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे और एक जिन्होंने खुद कांसीराम साहब जी का इंटरव्यू लिया था जो कि बहुजन नायक न्यूज़पेपर में आया था 1 अगस्त 1999। अमन कामले सर जी से बातचीत करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत आपका भी स्वागत कि आप इतने दूर से चल के नागपुर में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, जब आपने कांसीराम जी का एक चर्चा में कि आपने कांसीराम सर का इंटरव्यू लिया तो आपने सबसे पहला सवाल क्या रहा उस टाइम, एक बार उस समय 1999 की वो बात थी। वो भंडारा बाजू में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आए थे एक सम्मेलन करके। तो मैं पहले ही उनके होटल में पहुँच गया था, और मेरे जो कुछ फ्रेंड्स थे उनके माध्यम से मैंने अपॉइंटमेंट उनका ले लिया था। तो लगभग 1 घंटा 15 मिनट तक वो हमारा इंटरव्यू चला था। और उस समय जो देश की स्थितियाँ थी, उसके अकॉर्डिंगली पहला सवाल यही था कि 2002 में जब लोकसभा इलेक्शन होने वाला था, तो उसके अकॉर्डिंगली सवाल किया था कि 2002 में बीएसपी की स्ट्रेटजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, और बीएसपी क्या सरकार बनाने में या फिर सरकार को स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। तो इस तरह का सबसे पहला वो सवाल था मेरा। सर फिर भी मेरे मन में एक सवाल ये आया कि अगर आज बीएसपी की स्थिति जग जाहिर है जैसी भी है और 403 विधानसभा में से सिर्फ एक विधायक और वो भी अपने दम पर है कहा जाए तो ठीक है, अगर आज कांसीराम साहब होते और ये बीएसपी की स्थिति देखते और आप कांसीराम साहब के पास होते तो क्या सवाल करते? नहीं, ये ऐसा है कि कांशीराम साहब होते तो इस तरह की स्थिति नहीं होती, आज बीएसपी पावर में होती, और मुझे लगता है कि कई राज्यों में पावर में होती। क्योंकि जब कांशीराम साहब थे तो आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में 4 एमएलए थे बीएसपी के, तमिलनाडु में एक एमएलए हुआ करता था, आंध्र में एक एमएलए था, कर्नाटक में एक एमएलए था, पंजाब में 9 एमएलए 3 एमपी थे, अब एमपी में 2 एमपी थे और 11 एमएलए थे। इधर आप उत्तराखंड हो, यूपी हो, देश के कई राज्यों में बीएसपी के उस समय एमएलए एमपी हुआ करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांशीराम साहब अगर होते तो इस तरह का कोई चांस ही नहीं था, और वो शायद पीएम बन जाते। जी सर बिल्कुल आपने सही कहा। जब 2006 में सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि अगली बारी दिल्ली की है, दिल्ली हाँ। यूपी हुई हमारी है, दिल्ली की बारी है। सर फिर भी आज जो स्थिति है बीएसपी की, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार में रहे, एक बार पूर्ण बहुमत से रहे 5 साल, फिर भी स्थिति इतना खराब क्यों होता जा रहा है? आपका काफ़ी ज़्यादा पुराना अनुभव। जैसा कि 2006 में जब सत्ता बीएसपी की आई, तो मैंने एक इस पर वीडियो भी बनाया था। मैंने ये कहा था उस समय कि ये जो नरेशन बना के दिया गया कि ब्राह्मणों के कारण बीएसपी सत्ता में आई, सबसे गलत नरेशन था। क्योंकि 2002 में बीएसपी के ही कुछ विधायकों को ब्रेक करके मुलायम सिंह यादव जी, लगभग 40 विधायकों को ब्रेक करके मुलायम सिंह यादव जी सीएम बने थे, और कुछ कांग्रेस के भी विधायकों ने सपोर्ट किया था। लेकिन 2003 से 2006 के बीच में जो सरकार चली, तो काफ़ी माफिया राज, गुंडागर्दी वाला काफ़ी मामला था, और लोग उस सरकार से तंग आ चुके थे। तो एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी थी उस समय मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ में। फिर दूसरी बात ये थी कि बीजेपी काफ़ी डाउन हो गई थी, ना केंद्र में पावर में थी, ना ही राज्य में सत्ता में थी। कांग्रेस यूपी के अंदर काफ़ी डाउन थी, केवल केंद्र के अंदर सत्ता में थी। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे लोगों के लिए रीजनल ऑप्शन केवल बीएसपी था। सपा को वो वोट करना चाहते नहीं थे, सपा के खिलाफ में काफ़ी लोगों में माहौल था, आक्रोश था। और कांशीराम जी का 2006 में महापरिनिर्वाण हो गया था। तो कांशीराम जी का परिनिर्वाण होने के बाद में लोगों में एक उनके प्रति बहुत आस्था भी थी। एक क्या बोलते कि एक जैसा एक माहौल बन जाता है गंभीर, या फिर लोग काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे। तो 2-3 बातें एक साथ आई कि एंटी इनकम्बेंसी सपा के खिलाफ में, दूसरा कांशीराम जी का 2006 में निर्वाण हो जाना, तीसरा लोकली वहाँ पे बीजेपी का कमज़ोर होना,
कांग्रेस भी कमज़ोर थी, तो इसमें बीएसपी को अच्छा चांस था, क्योंकि कांशीराम जी ने इतना मशागत करके रखे थे, इतना एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को इकट्ठा करके रखे थे कि सारे समाज को लगा कि हमने बीएसपी को इस बार हमने सपोर्ट देना चाहिए। तो आपने अगर देखा होगा कि सबसे अधिक वोट अगर बीएसपी को किसका मिला होगा तो ओबीसी का मिला था। शेड्यूल कास्ट का सबसे अधिक वोट ओबीसी का था, और ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मिला के ये सरकार बनी थी, ना कि ब्राह्मणों को वजह से सरकार बनी थी। सर अभी आपने कहा कि जैसे कि ये कहा गया कि ब्राह्मणों की वजह से बसपा की सरकार बनी है, तो 2022 में एक नारा दिया गया था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और पर जब कांशीराम साहब और मुलायम सिंह यादव जी का गठबंधन हुआ था तो कहा गया था कि मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो क्या लग रहा, जब ये नारा दिया गया था तब सरकार आई उनकी गठबंधन की, और अब ये नारा दिया गया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्या इनफैक्ट इनमें क्या डिफरेंट है? नहीं, हम लोग तो एक विचारधारा की पार्टी है, और विचारधारा की पार्टी में ये जो नारा था ये कहीं फिट नहीं था। तो जैसा कि आपने कहा कि वो एक 1993 का समय था जब राम मंदिर गिरा था, और लोगों में काफ़ी बाबरी मस्जिद गिरी थी, और राम मंदिर के निर्माण के लिए लोग काफ़ी समर्थन में आए थे। तब कांशीराम जी ने जब नारा दिया था मुलायम सिंह जी के साथ मिलके, मिले मुलायम कांशीराम हवा गए जय श्री राम, ये अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी नारा था। आप सोचिए, आज से लगभग 30 साल पहले की बात है। 30 साल पहले नारा उस वक्त चला था, और ये दोनों की गठबंधन की सरकार आई थी, जबकि मुलायम सिंह यादव के लिए भी ये नया समय था, कांशीराम जी भी के लिए नया समय था, क्योंकि दोनों भी राजनीति में जस्ट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा उनका तजुर्बा या अनुभव नहीं था। लेकिन उस वक्त उस नारे ने, मतलब भारत की जो ज़मीन है वो आज भी जो है वो इस तरह का धार्मिक विद्वेष या तनाव नहीं चाहती, उस समय वो दिखा दिया था। तो जिस तरह से वो बदल के, कि बीएसपी की सरकार में क्या हुआ था, जब सत्ता में आने के बाद में एससी एक्ट में कुछ बदलाव करने की कोशिश हुई, जो हमारी एक मूवी बनी थी तीसरी आज़ादी, उसको बैन किया गया, या अम्बेडकर डे नाम का मैगजीन था उसको भी कहा गया कि आप अभी चलाओ मत। तो काफ़ी ऐसे बातें, पेरियार का स्टैचू हटा के ये कर दिया गया था। तो विचारधारा के आधार पे काफ़ी समझौते भी हुए थे, तो लोगों के समझौते रास नहीं आए, और जिस तरह से केवल ये सरकार के अंदर में दिखाया गया कि ब्राह्मण और यही चलाएगा, तो वो भी लोगों को समझ में नहीं आया। और जो ओबीसी था, एमबीसी था, जो हमसे टूट गया, शेड्यूल कास्ट का भी कई हिस्सा हमसे टूट गया, जबकि ये जो बिरादरी थी, चाहे राजबर हो, कुर्मी हो, निषाद हो, खैनी हो, बिंद हो, कुशवाहा हो, मौर्य हो, ये जो कम्युनिटी थी ये बीएसपी के साथ में बहुत नेचुरलाइज थी, क्योंकि कांशीराम साहब ने ऐसे लोगों को सामने लाया था कि जिन्होंने कभी सत्ता या राजनीति का मुंह नहीं देखा था, जो कभी अपने दम पे विधायक या एमएलए एमपी नहीं बन पाते, तो कांशीराम साहब ने उन्होंने एमएलए और एमपी बनाया। तो ये जो समाज था जिसको राजनीति का स्वाद उन्होंने पहली बार चखा, तो जब उन्होंने देखा कि समझौते होने लगे, तो ये धीरे धीरे जो है बीएसपी से अलग हो गया, और इसका कारण ये हुआ कि आज हम एक सीट पर सिमट के आ गए। जी जी। अभी सर, अभी नारेबाजी की बात चल रही है, जैसे कि अपनी तरफ से दिया गया था मिले मुलायम कांशीराम, और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाले विवाद में बीजेपी की तरफ समर्थकों द्वारा एक नारा दिया गया था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, पर क्या वो नारा, अपने जो नारा है मिले मुलायम कांशीराम, उसके आगे फीका पड़ता दिखा उस समय? नहीं, डेफिनेटली, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जैसा आज भारत जोड़ो यात्रा की बात होती है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, या फिर धार्मिक विद्वेष से कुछ हासिल नहीं होना, ये तो कांशीराम जी ने तब बताया था कि भारत में नफरत की राजनीति की कोई जगह नहीं है। जब उनसे सवाल किया गया था, पत्रकारों ने सवाल किया था कि जहाँ बाबरी मस्जिद गिरी है, लोग राम मंदिर की बात करते, तो आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यूपी के अंदर टॉयलेट्स की बहुत समस्या है, तो लोगों को टॉयलेट्स मिलने चाहिए। तो ये बेसिक नीड्स थी लोगों की, क्योंकि लोगों के पास आज भी आप देखेंगे, आज भारत के अंदर में ये आलम है, ये स्थिति है कि 80 करोड़ लोगों को हमको 5 किलो अनाज देना पड़ता है। अगर आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहे हैं, तो ये किस तरह का जश्न है कि हम 80 करोड़ लोगों को आज भी निर्भर बनाए हुए हैं कि उनके पास में अपने खुद की इतनी क्षमता नहीं है कि 5 किलो अनाज खरीद सके, तो गवर्नमेंट को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है इस देश की कि सरकार ने इस लेवल पे लाके रख दिया है इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को कि आज वो 5 किलो अनाज के लिए सरकार के ऊपर निर्भर है। तो मुझे लगता है कि ये जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट होती है, जो पहले से आती हुई है, तो ये सबसे बड़ा एक हमारे लिए ड्रॉबैक है। और कांशीराम जी इसी सोच पे चलते थे कि हमारे लोगों को सारी बेसिक नीड्स मिलनी चाहिए और हमारे लोग निर्भर होने चाहिए, आत्मनिर्भर होने चाहिए। सर अभी कुछ ही मिनट पहले आपने एक बात कही थी कि 2006 के बाद बीएसपी पार्टी में विचारधारा से समझौता की सिलसिला शुरू कर दिया गया। क्या लगता है 2022 तक आते आते विचारधारा ही खत्म हो गई? नहीं, हमारे लिए तो एक बीएसपी मिशन है, था और रहेगा, क्योंकि लीड कोई भी करता है। अभी कांशीराम जी ने बहन जी को लीड करने का मौका दिया था,
लेकिन जिस तरह से मैं तो मजाक मजाक में हमेशा कहता हूँ कि कोरोना तो अभी अभी आया था, लेकिन बहन जी 2012 से क्वारंटाइन हो गई थी। क्योंकि आप जब तक लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, लोगों से संवाद नहीं करेंगे, तो लोग आपसे डिस्कनेक्ट होना चालू हो जाएंगे। आज आप इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं, कुछ समय के बाद आप चले जाएंगे तो हमारा डिस्कनेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो नेता जो होता है वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए जनता के साथ में, नेता हमेशा जनता के साथ में होना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में एक शरद पवार नाम के शख्स है, उनका भी 80+ उम्र है, लेकिन आज भी वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स में जाते हैं। तो कनेक्ट होना चाहिए। तो आज भले ही उनकी पार्टी सीमित हो पश्चिम महाराष्ट्र के लिए, लेकिन उनके पास एटलीस्ट 10-12 MP होते हैं, 50-60 MLAs होते हैं। तो नेता हमेशा कनेक्ट होना चाहिए। तो दिक्कत ये हुई हमारे यहाँ पे कि नेता हमारे मूवमेंट से डिस्कनेक्ट हो गया, और केवल लखनऊ में या दिल्ली में मीटिंग होने से कुछ नहीं हासिल होता, कि जो कॉमन पब्लिक होती है उसके साथ में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो डिस्कनेक्शन होना नेता का, दूसरा विचारधारा के साथ में समझौता होना, और बहुजन की जगह सर्वजन होना, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि सर्वजन की कोई ये होता नहीं है। बुद्ध ने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय अत्ता हिताय सब देव मनुष्याय। तो हम लोग कल्याण बहुजनों का कर सकते हैं, यानी बहुजन मतलब सारे बहुजन, इसमें आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये बहुजन मतलब SC है या ST है या OBC है, माइनॉरिटी है, सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। सर्वजन की कंसेप्ट कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये कंसेप्ट ही नहीं है। जब बुद्धा ने बहुजन कहा तो आप कौन होते हैं उसको कन्वर्ट करने वाले। और इस इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा कड़वी बातें हो रही हैं, कुछ समर्थकों को बुरी भी लग सकती हैं, पर एक बार सोचना जरूर है जो भी बिंदुओं में बात हो रही है। पर सर एक और सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि सर्वजन कुछ नहीं होता, बहुजन हिताय ये सब बदल दिया, तो फिर भी जैसे कि बीजेपी के अमित शाह अभी दीक्षा भूमि गए थे, नीला पट्टा डला हुआ था, आपने साथ फोटो भी देखा हुआ था। बीजेपी वाले मतलब अपने बाबा साहब की बात करते हैं तो उनके जो वोटर हैं वो खिसकते नहीं हैं, पर जब बहन जी या कोई बहुजन नेता भगवान की या किसी भी धार्मिक की बात करने जाए तो अपना वोट क्यों खिसक जाता है? उन्हें क्यों लगता है कि विचारधारा से समझौता हो गया? इसमें बात थोड़ा नहीं, ये एक गलत धारणा है। कांशीराम जी कभी किसी के मंदिर में नहीं गए, लेकिन उनका वोट नहीं खिसका, उनका वोट कायम रहा। शरद पवार कभी किसी मंदिर में नहीं गए, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं कभी किसी मंदिर में नहीं गया, लेकिन उनका वोट नहीं खिसका। ये नेता का अपना एक एटीट्यूड होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ तो ही वोट मिलेंगे। आप किस तरह से डिलीवर करते हैं अपने प्रोमिसेस को, किस तरह से आप लोगों को कन्विंस करते हैं, उसके ऊपर सारा डिपेंड होता है। ये जो राजनीति है ये बीजेपी ने लाई है कि मंदिर में जाना है या ये जाना है, ये करना है, ये कोई बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये अपना राजनीति का स्टाइल होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको सभी धर्मों का सम्मान करना है, सभी जाति धर्मों का सम्मान करना है, विचारधारा आपको वही रखनी है। आप जब एक ऐसे देश में है जो धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ हर 15-20 किलोमीटर में बोली बदलती है, भाषा बदलती है, संस्कृति बदलती है, तो सारों का सम्मान करना चाहिए। संविधान ने इन सारे विविधताओं का सम्मान करके एक देश बनाया है। तो ये देश जो है इसमें आप सारे धर्मों का सम्मान कीजिए, सारे जातियों को सम्मान कीजिए, सारे समूह का सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी विचारधारा पे कायम रहिए। बीजेपी जैसे कि आपने कहा कि सभी धर्मों का अपमान करिए, बीजेपी ना हर तरफ चारों तरफ पैर फेंकती है और हर व्यक्ति को जोड़ने की, फिर उनका जो कि वोटर है वो किसने नहीं पता वो ऐसा क्या खेल खेल रहे हैं जो सबको साधे हुए हैं और आज प्रदेश सही और पूरे देश में उनकी सरकार है। ऐसा देखो, वो आज किससे नहीं खेल रहे हैं, 70 सालों से वो काम करते आ रहे हैं। पहली बार पावर उनका अभी मिला है फुल मेजोरिटी का। इससे पहले भी 2 सीटें उनकी थी, उसके बाद 89 सीटें आई और आज इस लेवल पे आए। तो मेहनत काफ़ी करनी होती है, स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन होता है, कमिटमेंट होता है। तो आज उन्होंने जो नारा लगाया है राष्ट्रवाद का या हिंदुइज्म का, इससे वो लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुले मिलायम कांशीराम हवा का जयश्याम, ये भी नारा चला था। तो आपको आपका अपना नैरेटिव होना चाहिए। वो अपने नैरेटिव पे काम कर रहे हैं, हिंदुइज्म के या राष्ट्रवाद के, लेकिन आपके पास अपना खुद का बहुजन का नैरेटिव है। आज बहुजन के कंसेप्ट की बात कौन कर रहा है, मुझे बताइए। अपना बहुजन कंसेप्ट पे आप आगे आइए, बिल्कुल लोग आपको सपोर्ट करेंगे। कि आज वर्तमान में यही दिया जाए, जैसे कि मुल्ले मुलायम काजीराम, ऐसा कोई अटैचमेंट वाला नारा दिया जाए, क्या फिर से वो दोहरा सकता है? बीएसपी का दौर ही ऐसा था कि नारों से चलता था कि 21वीं सदी हमारी है, बहुजन की बारी है। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी आई है, नई रोशनी लाई है। बीएसपी क्या करेगी, सत्ता का संघर्ष करेगी, बाबा तेरा मिशन अधूरा बीएसपी। तो काफ़ी ऐसे नारे थे जो बीएसपी के वजह से, बीएसपी ने नारों की वजह से लोगों में एक जोश, एक चैतन्य, एक ऊर्जा, एक नया सरकार बनाई थी। लेकिन अभी नारे नहीं मिलते हैं। अब एक नारा मैंने उस दिन सुना जब इलेक्शन के समय सुना था कि हर बूथ हमारा, एक नारा था, हाँ, हर बूथ को जिताना है, हर बीएसपी को। ये बहुत कोई ऐसा वो लोगों को क्लिक नहीं करता है नारा, है ना। तो ये इस तरह के नारे क्लिक नहीं करते हैं।
तो जो नारे होने हैं वो बहुजन के कंसेप्ट के साथ में नए नारे का निर्माण करना होगा। ये नए नारे तो ये क्या है कि बुद्धि वाला काम होता है, मेंटली काफ़ी उस पर सोचना पड़ता है। कांशीराम जी कभी सोचते थे और काफ़ी लोगों से सलाह भी लेते थे, तब जाके नारे आते थे और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते थे। तो ये सलाह लेना पड़ता है, जो काफ़ी अपने अनुभवी लोग हैं उनके साथ में डिस्कस करना होता है, तब जाके नारे बनते हैं और तब जाके एक मोमेंटम आता है। तो ये मोमेंटम अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल। आज भी ये आलम यह है कि अगर फिर से हम लोग अपने ट्रैक पे, बहुजन के ट्रैक पे वापस आए उसी लेवल पे, क्योंकि कांशीराम जी का समय आपने देखा होगा कि कहीं अम्बेडकर मेला लगता था, कहीं कबीर मेला लगता था, दुनिया पूरे भारत के अंदर में अलग अलग जगह पे वो लोगों को इकट्ठा करते थे। उन्होंने दारूबंदी के खिलाफ अभियान चलाया, शराब बंदी के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने मैल पे जो धोते थे, मैलों पे अपना मैल ढोते थे, उसके खिलाफ अभियान चला। काफ़ी अभियान उन्होंने चलाया उस समय में। तो ये फिर से अभियान चलाएंगे, लोगों के साथ में कनेक्ट होंगे, लोगों के इश्यूज़ को लेके आगे आएंगे, तो लोग आपको कहेंगे कि यस, अब हम इससे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सर अभी आपने कहा कि अपना एक वो होना चाहिए एटीट्यूड, जो भी समझे कहें हम आपको। तो काशीराम, एक ये भी सवाल ज़्यादा होता है कि काशीराम जी जब सभा करते थे तो उसमें से कह रहे थे कि मैं काफ़ी ज़्यादा वैसी बात कहूँगा जिससे ब्राह्मण बनियाओं को बुरी लग सकती है, कि ये क्या ये सही बात है? काफ़ी ज़्यादा नहीं, अब वो उस समय का दौर था ऐसा कि उनको बहुजन के नाम पे लोगों को इकट्ठा भी करना था, और बुरी बात का सवाल नहीं था कि जिस तरह से शोषण हुआ था बहुजन समाज का यूपी के अंदर कांशीराम जी आने तक, मैंने जैसा कहा ना कि मौर्य, कुशवाहा, बिंद, सैनी, राजभर, ऐसे कई कम्युनिटीज़ थी कि जिनके लोग कभी एमएलए एमपी नहीं बने थे, तो ऐसे लोगों को उठा के एमएलए एमपी बनाया कांशीराम साहब ने। तो उन्होंने बताया कि ये ब्राह्मणवाद ने आपका शोषण किया है, ये मनुवाद ने आपका शोषण किया है, तब जाके लोग उनके साथ में कन्विंस होते थे। तो ये जब उन्होंने कन्विंस किया लोगों को, तो ये बात बुरी लगने की नहीं थी, ये जो बात सच्ची थी, वास्तव थी, वही उन्होंने कहा, तो वो लोग उनसे जुड़ गए। तो बड़े बड़े पैमाने पे सभी कम्युनिटी को अलग अलग जो कम्युनिटीज़ थी उसको सत्ता में आने का मौका मिला उनकी वजह से। सर ये काफ़ी ज़्यादा मेरा बड़ा सवाल है। आज के इस उत्तर प्रदेश की वर्तमान को देखते हुए, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी और मायावती जी को देखते हुए, मुझे आरपीएम जो बाबा साहब की पार्टी थी, आरपीआई जो भी, और कांशीराम साहब की जो भी संगठन था, उन्होंने दल था, संगठन था, फिर उन्होंने पार्टी बनाई, तो उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ कि बाबा साहब की पार्टी होते हुए कांशीराम साहब ने पार्टी बना ली, बाबा साहब के विरोधी हैं। तो इस तरीके का आज ये विरोध हो रहा है कि बसपा पार्टी होते हुए भी जो चंद्रशेखर आज़ाद ने पार्टी बना दी, पर बाबा साहब ने जब पार्टी बनाई, बाबा साहब की जब पार्टी थी तो कांशीराम जी ने बनाई, तो उनकी सफल भी हुई। तो क्या लगता है आज़ाद समाज पार्टी सफल हो सकती है बसपा के होते हुए? वक्त वक्त की बात होती है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि नथिंग इज़ परमानेंट, हर वक्त बदलते रहता है। तो जब कांशीराम साहब ने जब पार्टी बनाई बीएसपी, तब मैंने कहा कि कांशीराम साहब ने काफ़ी समय तक आरपीआई के नेताओं के साथ में भी काम किया, लेकिन जब उनको लगा कि बदलाव हो नहीं सकता तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और सक्सेसफुल करके दिखाई। अब बीएसपी के बाद भी कई ऐसी पार्टियां बनी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के पहले भी कई पार्टी बीएसपी से टूट के बनी है, लेकिन उतना सक्सेस नहीं हो पाई। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी सक्सेस होगी कि नहीं होगी, ये तो वक्त बताएगा। मैं तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि संगठन में काम किया जो भीम आर्मी 5-6 साल, और फिर भी कहते हैं मैंने बसपा के लिए भी काम किया है, मुझे नहीं दिख रही वो विचारधारा से भटकी, तब मैंने पार्टी बनाई, उनका हाँ, लेकिन अभी कैसा है कि उनको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। कांशीराम साहब काफ़ी ब्रिलियंट नेता थे, काफ़ी सोचते थे, काफ़ी लोगों को नए नए आइडियाज़ दी, नए नए नरेशंस दिए। तो वो नरेटिव के साथ में आना पड़ेगा। आप केवल ऐसा नहीं कि किसी पे इंजस्टिस हुआ और आप दौड़े चले आए, तो वो उस समय के लिए ठीक होता है और ज़रूरी भी होता है, लेकिन उसके अलावा पार्टी चलाने के लिए कुछ अपना एक बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। तो वो बौद्धिक क्षमता अपने आप में जब विकसित करेंगे, अपना नरेशन देंगे, अच्छे नारे बनाएंगे, एक अपनी कंसेप्ट बनाएंगे, तो मुझे उससे लगता है कि उसके बाद फिर वो इस लेवल पे आ सकते हैं कि अपनी पार्टी को स्थापित कर पाए। अभी तो फिलहाल थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में बहुजनों की राजनीति किस ओर करवट लेगी आने वाले समय में? जिस तरह से इस इलेक्शन में हमने देखा, आपने भी कवर किया, हमने भी यूपी को कवर किया था, और जब ग्राउंड रिपोर्ट हम देखे थे तो लगता था कि बीएसपी डाउन जाने वाली है, और इस बार 12% पे आई। हो सकता है कि 2024 का जो इलेक्शन है, अगर फिर भी बीएसपी ग्रास रूट तक नहीं जा पाई, नेता जाना चाहिए। मैं पहले भी कहा था कि नेता कनेक्ट होना चाहिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष या आपके विधायक सांसद से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक नेता ज़मीन पे नहीं जाएगा, ज़मीन पे नहीं उतरेगा, केवल लखनऊ दिल्ली में काम करेगा, तो उससे बात नहीं बनेगी। अगर यही हालत रहा तो हो सकता है बीएसपी 6% तक सीमित किया जाए। लेकिन जिस तरह से सपा ने 125 सीटें अपने गठबंधन के साथ में मिला के पाई थी, ये अपने आप में बीजेपी के लिए भी एक चैलेंजिंग पार्ट था, क्योंकि
अगर बीएसपी का लगभग 10% वोट शिफ्ट हुआ है, अगर 10% से 2% अगर बीजेपी की तरफ भी गया है, तो लगभग 8% वोट सपा की तरफ भी शिफ्ट हुआ है। अम्बेडकर नगर जैसी लोकसभा, जहाँ पे आरपीआई के सांसद हुआ करते थे 1952, 57, 67 तक, वहाँ पे पूरी की तरह से सपा ने अपना कब्जा जमा लिया, सारी की सारी सीटों पे सपा जीत गई। या फिर जौनपुर है, या फिर कई ऐसे से क्षेत्र है जहाँ पे सपा ने अपना कब्जा जमा लिया। इवन मैंने अभी पहले ये देखा मैनपुरी में, कि मैनपुरी में जब बीएसपी और सपा का अलायंस था, तब मुलायम सिंह जी 95,000 वोट की लीड से जीते थे। लेकिन इस बार वहाँ पे बीएसपी ने कैंडिडेट नहीं दिया, तो लगभग 2.5 लाख से अधिक वोटों से डिम्पल यादव जीती है। तो ये दिखाता है कि जो शेड्यूल कास्ट का वोटर भी है, वो सपा की तरफ कुछ ना कुछ शिफ्ट हो रहा है। जी सर, एक और सवाल है कि बसपा कहती है कि आंदोलन नहीं करना चाहिए, क्या लगता है अपने हक अधिकार को बचाने के लिए सड़क पे आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए या नहीं, ये कहाँ तक सही है? नहीं, आपको तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। बिना हक अधिकारों के लिए आंदोलन करे आप नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप सत्ता में नहीं है तो अपने हक अधिकारों के लिए आपको तो लड़ना ही पड़ेगा। ये तो हमें कांशीराम साहब ने भी सिखाया, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने भी हमें सिखाया कि आंदोलन से ही आप अपने हक अधिकारों को पा सकते हैं। चाहे आप कादरा मंदिर का सत्याग्रह देख लीजिए, या जो 14 तालाब का सत्याग्रह देख लीजिए, तो कई ऐसे मौके हैं जब बाबा साहब ने आंदोलन की भूमिका अपनाई है। तो आंदोलन तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो आंदोलन करने ही होते हैं अपने हक अधिकारों के लिए, लेकिन साथ साथ में हमें इकट्ठा भी होना होता है सामाजिक क्षेत्र के लिए। अब जैसा हम महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे, तो हमारे लोगों में पॉलिटिकल पावर नहीं है, लेकिन जैसा कि आप रंजीत फूले जी हैं, और हमारे कई से बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेस में आगे आए हैं। हमारे कई IAS IPS ऑफिसर आगे आए हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के लोग आज सिविल सर्विसेज में हैं, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के लोग आज बिजनेस में हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर नागपुर शहर की बात करें तो लगभग 400 के आसपास बुद्धिस्ट टेम्पल है। यहाँ से लाइब्रेरीज होती हैं, बच्चे यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, उनको UPSC MPSC का मार्गदर्शन मिलता है, उनको बिजनेस में कैसे इसका मार्गदर्शन मिलता है। तो सत्ता में न होते हुए भी इस तरह से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज अगर आप जैन कम्युनिटी को देखें, क्या पावर में थोड़ी है वो, लेकिन सबसे बड़ी रिच कम्युनिटी है। तो ये कम्युनिटी डेवलप करने का एक अपना अलग माध्यम भी होता है। तो आप फाइनेंशियल भी उसको डेवलप कर सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज में जाके, या जो गवर्नमेंट के अलग अलग सेगमेंट्स है वहाँ पे जाके भी काम कर सकते हैं। तो इस लेवल पे भी आपको काम करना चाहिए। केवल पॉलिटिकल पावर एक अलग बात है, लेकिन जो जुडिशल पावर है, या एग्जीक्यूटिव पावर है, या बिजनेस पावर है, इसमें भी अपने आगे आना चाहिए। जी। तो आज हमारे साथ थे अमन कामले सर जी, और मैं आपको बताऊं, इस इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात हुई, और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा सर का अनुभव है। और सर ने काफ़ी ज़्यादा बेबाकी से जवाब दिए, तथ्यों के साथ जवाब दिए। इन पर अगर आपको बुरा लगने से पहले, कोई भी पार्टी के सर समर्थक हों, तो एक बार सोचना, समझना, विचार अवश्य करना। और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है, और ये मेरे लिए बड़ी बात है, जिन सर ने कांशीराम साहब जी का इंटरव्यू लिया, आज मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। सर बहुत बहुत आभार इतना समय कीमती देने के लिए। और आवाज़ इंडिया TV चैनल से सभी जुड़े ही होंगे, और मुझे को देख रहे हैं नए व्यूवर हैं, वो मेरे से जुड़े हैं। आवाज़ इंडिया TV को मजबूत करें, तमाम बहुजन समाज के जो चैनल हैं उनको मजबूत करें। फिर से सर बहुत बहुत आभार। जय भीम। आपका इतना समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम।